क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पूर्व में हमने जो संविधान के शुरुआत में जो संविधान का गठन किया था उससे संबंधित मैं जो है पहले कुछ एमसीक्यू जो है आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद जो है उसके नीचे जो है संविधान के भाग भी दिए गए हैं, उसका भी महत्व मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, 3:4 या ऑप्शन डी है 4:3। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 3:4। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, कभी कभी एग्जामों में क्या करेगा, वो चौड़ाई को पहले ले आएगा और लंबाई को बाद में करेगा, तो यहाँ पे अनुपात भी उस समय बदल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो इसका आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 21 जनवरी 1950 को या ऑप्शन डी है 25 जुलाई 1950 को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न 3 है, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? हेराल्ड लॉस्की ने, आइवर जेनिक्स ने, लॉर्ड वेवेल ने या ऑप्शन डी है केसी व्हीयर ने। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी केसी व्हीयर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, यह कथन किसका है? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर के एम मुंशी का, मोहम्मद सादुल्ला का या ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद का। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है। तो मैं आपको बता दूं कि कठोर से हमारा यहाँ पे आशा जो है, जिससे जो संविधान में जो है हम संशोधन करते हैं वो जो है कठोरता के लक्षण को दर्शाता है, और जो है जो लचीला है उसमें जो है साधारण बहुमत से क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। इसमें हमारे संविधान में जो है संशोधन की जो वर्गीकरण किया गया उसके अंतर्गत जो है ये कठोर विशेष बहुमत है, और जैसे कठोर है इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, और लचीला जैसे है उसमें जैसे वेतन भत्ते हो गए, इनमें जो है लचीला साधारण बहुमत से जो है संशोधन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण बताइए। इसमें केंद्र के साथ राज्यों का भी संविधान है, कथन हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो हमारा संविधान बनाया गया उसमें केंद्र के लिए भी बातें लिखी गई हैं और राज्यों के लिए भी। अनेक प्रशासनिक सेवाओं का भी वर्णन है, मूल अधिकार का व्यापक रूप से वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही हैं। प्रश्न 7 है, सरकारी समितियां संविधान के किस भाग में हैं? उत्तर है 9 काम में है, 9 खां में है, 14 काम में है या ऑप्शन डी है 14 4 काम में है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है 9 खां में है। प्रश्न 8 है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन था, 22वां संविधान संशोधन था, 23वां संविधान संशोधन था या 24वां संविधान संशोधन था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में। प्रश्न 9 है, न्यायिक पुनर्वालोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न 10 है, निम्न का सही क्रम बताइए। स्वतंत्रता, समता, न्याय या बंधुत्व? ये बंधुत्व है, तो ये जो टाइपराइटर जो था इस थोड़ी मिस्टेक कर रखी, मैं इसका सही क्रम बता दे रहा हूँ। इसका जो सही क्रम है वो पहले न्याय आएगा, न्याय सी, फिर इसके बाद जो है इसका दूसरे नंबर पे आएगा जो है वो होगा स्वतंत्रता, ए इसका जो है सही है, फिर उसके बाद जो है बी आएगा, इसका जो सही क्रम होगा वो बी होगा। बी, और जो है लास्ट में जो है ये डी आएगा, डी
बंधुत्व। बंधुत्व जो है इसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तो इसका सही क्रम है, पहले सी न्याय, फिर ए है स्वतंत्रता, फिर बी है समता और डी है जो है बंधुत्व। ये बंधुत्व है। प्रश्न 11 है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष था? ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस या ऑप्शन डी है लॉर्ड वेबल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस। प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य था? ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी और ए और बी। 3 सदस्य आए थे, एक सदस्य मैंने अध्यक्ष के रूप में आगे बता दिया और 2 ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये दोनों सदस्य थे। इसका ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी है जगजीवन राम। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इस अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं थे। प्रश्न 14 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उसका उत्तर है 22 जनवरी 1947 को, 22 फरवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को या ऑप्शन डी है 23 मार्च 1946 को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947। प्रश्न 15 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, धर्म है, संविधान है या संसद है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान जो है सर्वोच्च है। प्रश्न 16 है, वंदे मातरम का पहली बार किस स्थान पर गायन किया गया? तो वंदे मातरम जो 1896 में पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न 17 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किस देश से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या रूस के संविधान से? ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से। प्रश्न 18 है, भारत में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से या ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न 19 है, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। संविधान हेतु प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1946 को, 29 जुलाई 1946 को या 29 जुलाई 1947 को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947 को। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो मैंने संविधान का गठन कराया उससे संबंधित जो थे, और इससे संबंधित और भी आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आप लोगों को जो संविधान में जो भाग दिए गए हैं उनकी एक लिस्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ। इससे बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जोड़े मिलाने के लिए आएगा एग्जाम में। जोड़े मिलाने के संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक। तो आप लोगों को भाग के क्रम में मैंने जो है सभी दे रखे हैं, और जो महत्वपूर्ण है उनके सामने जो है मैंने अनुच्छेद क्रम भी लिख रखा है। तो आप लोग जो है इसको जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, इस प्रकार से याद कीजिएगा कि आप लोगों को भाग याद रहे। मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, इसमें जो हमारा संविधान है उस संविधान के अंदर जो है हमारे पहले भाग रखे गए हैं। भाग के अंदर जो है आप लोगों को अध्याय मिलेगा, और अध्याय के अंदर जो है आप लोगों को अनुच्छेद मिलेगा। जो हमारे संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत दूरदृष्टि का परिचय दिया, और उन्होंने सब चीज को जो है अलग अलग करके जो है बता रखा है, ताकि जो है किसी भी प्रकार का जो है विवाद ना हो। जिस प्रकार हम घरों में किसी भी सामान को जो अलग, किसी में हमने चाय पत्ती रख ली, किसी डिब्बे में हमने चीनी रख ली, किसी में हमने जो है हल्दी रख ली, किसी में मिर्च रख ली, ताकि वो मिले ना, सबको जो है अलग अलग करके दे रखा है। ऐसे ही हमारा भाग है, सबको अलग अलग बता रखा है कि इस भाग में ये मिलेगा, इस भाग में ये मिलेगा, ताकि जो है किसी प्रकार का जो है विवाद ना हो। और इस प्रकार का कोई विवाद अगर उठेगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा।
तो हमारा जो संविधान था उस संविधान के अंदर जो है 22 भाग हैं। भाग 1 में क्या है, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित जो है क्षेत्र है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4, मैंने जो 1 से 4 दिखा रखा है ना, ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हैं, इनको आप इस तरीके से याद कीजिएगा। भाग 2 में नागरिकता, नागरिकता किसको देनी है किसको नहीं देनी है, इसका निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार अभी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देशों से भारत में जो है नागरिकता दी जा रही है, उसका जो है मुस्लिमों को जो नागरिकता जो भारत में नहीं दी जा रही है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से, इन लोग यहाँ के जो मुस्लिम देश हैं, इनको भारत में नागरिकता संसद के द्वारा नहीं दी जा रही है, इसलिए लेकर के इसको जो है एक विवाद भी उठा था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, किसको नागरिकता देनी है किसको, इसको भी निर्धारण संसद ने किया था। भाग 3 है हमारा मूल अधिकार, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका जो उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा जो है एक जो है ब्रिटेन में जो है 1215 में जो है वहाँ के जो सम्राट थे, उन्होंने जो है जमींदारों को कुछ अधिकार दिया था और कहा था ये ऐसे अधिकार हैं जो आप लोगों को मिलते रहेंगे, इनको जो है छीना नहीं जाएगा। इसी प्रकार भारत में भी जो मूल अधिकार का प्रावधान 12 से जो है 35 के बीच में किया गया है। जब मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। इसको जो हम भाग 3 जब करेंगे तो हम एक एक करके हर अधिकार पर जो हम चर्चा करेंगे। अगर इस मूल अधिकार का अगर किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा करके जो है इससे न्याय पाया जा सकता है। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये इनका उल्लेख जो 36 से 51 के बीच में दिया गया है और इसके अंतर्गत जो है एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है बल दिया गया। अर्थात जो है हमारे पास सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो जो है गरीबों को, विकलांगों को, वृद्धों को जो है खाद्यान्न है, दवाइयाँ हैं इत्यादि जो उपलब्ध कराएगी। भाग 4 क में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो है मूल कर्तव्य जो है 51 क में हैं और जो है ये नागरिकों को प्राप्त हैं और नागरिकों जो है नागरिकों के द्वारा जो है इन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। इस समय जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में जो केंद्र सरकार का उल्लेख जो है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में किया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका कौन होती है? कार्यपालिका जो कार्य करती है, प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है और जो है राष्ट्रपति जो है कार्य करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो मंत्रिपरिषद नियम कानून बनाएगी वो राष्ट्रपति की सहमति से ही लागू होगा, तो इसलिए जो है वो भी जो है कार्यपालिका का एक अंग है। अध्याय 2 में संसद का वर्णन किया गया। संसद के अंतर्गत जो है लोकसभा है और राज्यसभा है और जो है राष्ट्रपति है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां हैं, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावन करना, ये सब जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अध्याय 5 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख आर्टिकल 151 से लेकर के 148 से लेकर के 151 के बीच में किया गया है और ये छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 6 में जो है राज्य सरकार है और इसका उल्लेख आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में किया गया है। यह अध्याय है सामान्य है। यह अध्याय 2 में कार्यपालिका, जैसी कार्यपालिका जो है केंद्र में होती है वैसे ही कार्यपालिका राज्य में होती है। अध्याय 3 में जो है राज्य विधायिका है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां दी गई हैं। अध्याय 5 में जो है उच्च न्यायालय है। अध्याय 6 में जो है अधीनस्थ न्यायालय है। भाग 7 आ गया। भाग 7 में अनुसूचित के ये जो भाग 7 था इसको जो है निश्चित राज्य है, इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख भाग 8 में 239 से 242 के बीच में किया गया है। भाग 9 में पंचायतें जो है किसी भी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 243 से 243 चुनाव के बीच में किया गया है। भाग 9 में नगर पालिका है, इसका उल्लेख जो है 243 से 243 6 के बीच में किया गया है।
ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 9 में सरकारी समितियां हैं। सरकारी समितियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होती है। सरकारी समितियां जो हैं किसी संघ या संगठन के द्वारा जो है लाभ के लिए जो है बनाई जाती हैं, आर्थिक लाभ के लिए बनाई जाती हैं। भाग 10 में है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का यहाँ पे जो है प्रावधान किया गया है। भाग 11 में जो संघ व राज्यों के मध्य जो है संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय 1 है विधायी संबंध। विधायी संबंध क्या होते हैं? कुछ केंद्र को कुछ अधिकार हैं और महत्वपूर्ण अधिकार जो केंद्रों को दिए गए हैं और जो स्थानीय अधिकार हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। अध्याय 2 में जो है प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 12 में जो है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है, जैसे वित्त धन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में जो है ऋण का जो है ऋण लेना ऋण देना किस प्रकार जो सरकार करती है उसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व इत्यादि का उल्लेख किया गया है। अध्याय 4 में जो संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। फिर भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र में वाणिज्य, व्यापार व समागम के बारे में जो है उल्लेख जो है भाग 13 में किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। इसके अंतर्गत जो है अध्याय 1 में सेवाएं हैं और अध्याय 2 में जो लोक सेवा आयोग हैं, यूपीएससी है, पीसीएस है, इन सब का जो है उल्लेख किया गया है। जो भी भाग, बस आप लोगों को जो है ये भाग याद रखना, भाग याद रखना। भाग 13 में क्या है, भाग 14 में क्या है। जो अध्याय है मैंने दे रखे हैं उस पर जो है ज़्यादा जोर आप लोगों को नहीं देना है, कि नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो महत्वपूर्ण इसमें होंगे वो मैं जैसे अनुच्छेद शुरू कराऊंगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है मैं आपको कराता जाऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में सभी जो मैंने कराया है वहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को निश्चित तौर से मिलेगा। भाग जैसे 14 का में अधिकरण है और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अधिकरण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जो है इसके ऊपर जो है सरकार के द्वारा जो है कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। इसका जो मैं करंट अफेयर का जो टॉपिक जो अपलोड बनाऊंगा उसमें जो मैं इसमें क्या परिवर्तन किया गया मैं आप लोगों को बता दूंगा। भाग 15 है। भाग 15 में जो है निर्वाचन है, ये महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए निर्वाचन कौन से भाग में। इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। भाग 16 में है कुछ निश्चित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग इत्यादि के लिए प्रावधान जो है किया गया है कि इन्हें कहाँ पे जो छूट दिया नहीं, कहाँ पे आरक्षण दिया जाना है, ऐसी बातें जो है ये भाग 16 में लिखी गई हैं। भाग 17 में है जो राजभाषा। राजभाषा के अंतर अध्याय 1 में है जो संघ की भाषा होगी, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा होंगी। जब जो है हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो है राजभाषा को लेकर के जो है विवाद हुआ और इंग्लिश की मांग की, किसी ने हिंदी की मांग की, किसी ने क्षेत्रीय भाषाओं की मांग करी। तो जो है इस पर एक जो है इस पर कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी ने कहा था कि जो है 1965 तक जो है जो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश रहेगी, चलती रहेगी। उसके बाद जो है समय परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि हम दक्षिण की बात कर लें तो इन्होंने किसी ने उड़िया की मांग करी, किसी ने तेलुगु की करी, किसी कन्नड़ की मांग करी। इस प्रकार ये विवाद जो है चलता रहा। भाग 18 में आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल 352, 356 और 360 में इसका उल्लेख किया गया है और ये राष्ट्रपति के अधीन है। संविधान में संशोधन, जो भाग 20 है, संविधान में संशोधन अगर करना है तो ये विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है और यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। कि संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में या तो कुछ शामिल करना या कुछ हटाना। जैसे जो अभी जो है सामान्य वर्ग को जो है 10% का आरक्षण दिया गया तो संविधान में क्या किया, संशोधन करके जोड़ा गया। और संविधान से हटाया, जैसे आर्टिकल 370 को क्या है जम्मू कश्मीर से हटाया गया, इसको जो संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हम शामिल करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। जब जनता ने विधानसभा को चुना उसके बाद संविधान सभा चुनी गई। जो विधानसभा थी वो 2 सितंबर 1946 को जो है इसका गठन हुआ, जो इस प्रकार है। इस अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही। प्रारंभ में इस मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। उन्होंने सरकार के विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। जो ये अंतरिम सरकार गठित हुई थी इसका जो है मुस्लिम लीग ने
बहिष्कार किया और उसको जो है ये 16 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जो 16 अगस्त 1946 इसकी डेट है। ये एक महत्वपूर्ण डेट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर जब ये विरोध चलता रहा तो जो है मुस्लिम लीग को जो है सदस्य थे इनको मनाया गया और मनाने के बाद जो है इसको अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। जब जो ये अंतरिम सरकार में जो है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है शामिल हुई। ये भी डेट एक महत्वपूर्ण डेट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लॉर्ड वेवल ने पंडित नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंतरिम सरकार में अधिकार तो लिया परंतु उत्तरदायित्व नहीं लिया। अंतरिम सरकार में अधिकार ले लिया, अपने जो है उनके जो सदस्य थे उनको जो मंत्री पद बना दिया, लेकिन कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। इस सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। इसके लिए कांग्रेस के मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जब अंतरिम मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था तो उस समय जो है उनके पास जो है 2 सीटें खाली थी। तो 5 सदस्यों को जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करना था। तो इन्होंने जो 5 सदस्यों के लिए 2 सीटें पहले से खाली थी और 3 सदस्य ये महत्वपूर्ण हैं, शरद बोस, सैयद अली जहीर और सफाद अहमद खान, इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो 3 ये और 2 पहले की खाली 5 सीटें। और इस प्रकार जो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे वो ये थे: जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां, लियाकत अली और आई चुंदरीगर। और 5वें सदस्य थे अब्दुल रज़ निस्तार। ये आप लोग याद कर लेना, ये 5 सदस्य कौन कौन से थे और किन्होंने जो है कांग्रेस के कौन से सदस्य जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। निम्न मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को था। जब मंत्रिमंडल बनाया गया तो उसे विभागीय बंटवारा किस प्रकार किया गया ये देखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है 1946 को जो 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें गृह सूचना विभाग किसके पास था, खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, श्रम विभाग किसके पास था। हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास में राष्ट्रमंडल व विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री थे। ये महत्वपूर्ण है, मिलाने के लिए आते हैं। जॉन मथाई के पास में जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम काफी बार पूछा जा चुका है, ये श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार में। 7वां है C.H. भाभा जो थे वो कार्य एवं कार्य खदान तथा बंदरगाह मंत्री थे। C. राजगोपालाचारी जो है ये शिक्षा मंत्री थे। अरुणा आसफ अली जो है ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थी। मुस्लिम के जो 5 सदस्य थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको जो है विधि मंत्री बनाया गया था। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। आई चौधरीगर को जो है वाणिज्य मंत्री बनाया गया था और लियाकत अली खां को जो है वित्त मंत्री बनाया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। 5वां था अब्दुल रब निस्तार, इनको जो है संचार मंत्री बनाया गया था। अब जो इसमें देखिए इस मंत्रिमंडल के पहले अध्यक्ष लॉर्ड वेवल थे, जबकि बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये मंत्रिमंडल पहला अध्यक्ष लॉर्ड वेवल और दूसरे जो अध्यक्ष थे वो माउंटबेटन थे। जब ये चला फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को चला। फिर जो है जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय जो है एक मंत्रिमंडल और बनाया गया। इसके भी जो है जो विभाग हैं अलग अलग, उसको याद आप लोगों को करना। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 को निम्न था: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध, इनके जिम्मे दिया गया था। इसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अंतरिम सरकार में भी गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और यहाँ पे भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रसाद है लिखा हुआ, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये पहले भी वहाँ थे और अभी भी हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी हैं। 5 है सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। V.N. गॉडगिल जो थे कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री थे। R.K. षणमुगम शेट्टी जो वित्त मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। C.H. भाभा जो है वाणिज्य मंत्री
थे। 13वां है राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। नोट, इस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये मैंने जो है यहाँ तक कवर कर दिया। उससे पूर्व जो है मैंने आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिए। अब इससे आगे जो है हम जो संविधान का करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे एमसीक्यू के रूप में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।